हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस प्राची पवार, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 59 प्राप्त की है। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले इस बेहतरीन सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा, पर वो खुशी तो आई थिंक वो सिर्फ 10 से 15 मिनट की होती है। उसके बाद तो आई थिंक एक सैटिस्फैक्शन है कि हाँ, जो भी मेरा ड्रीम था वो मैंने अचीव कर लिया। तो जब आपको अपने सिलेक्शन के बारे में पता चला, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सो मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि मुझे रिज़ल्ट अपना चेक नहीं करना, तो आप मेरा चेक करके बता देना। तो मैं घर आ गई थी क्योंकि होली का टाइम था, तो माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि रिज़ल्ट आ गया है। एंड मैंने कहा कि फेक पीडीएफ तो नहीं है, क्योंकि फेक पीडीएफ लोग सर्कुलेट कर देते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं, फेक पीडीएफ नहीं है, आ गया है रिज़ल्ट। सो व्हाइल आई वाज़ डाउनलोडिंग द पीडीएफ, शी सेड कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे पता था पहले कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, तो बस ये देखना कि रैंक क्या है। तो आई जस्ट टाइप माय नेम एंड माय रोल नंबर और उसमें देखा 59। सो दैट वाज इट। तो 15 मिनट तो ऐसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, वो बहुत फिजिकल हैप्पीनेस थी, कूदना, जंपिंग एंड टेलिंग माय फैमिली। तो तो आज आप जिस मुकाम पे बैठी हैं, आप उस सफलता को प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों को क्रेडिट देना चाहेंगी? आई थिंक सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इमोशनली, फाइनेंशियली, मटेरियली हर तरीके से सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से। ये सपना भी उन्हीं का ही था, मेरे फादर का था कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स, देन माय फैमिली, माय ब्रदर, माय कुछ रिलेटिव्स थे जो बहुत सपोर्टिव थे, लाइक माय मामा, माय मासा जी। एंड देन माय मेंटोर्स, जिन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो बताया। एंड माय फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स एक तरह से आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, वी आर लाइक इन द सिमिलर बोट, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हमारे दर्शक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में जानना चाहेंगे, तो आप कृपया बताइए। तो मैंने अपनी स्कूलिंग मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल शास्त्री नगर से कंप्लीट करी थी। इन +2 में मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड था विद मैथ्स। ओके, सो देन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सीसीएस, डिस्टेंट लर्निंग से की थी इन द सेम बैकग्राउंड, बिकॉज तब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी। एंड रिसेंटली आई क्लियर यूजीसी नेट, सो अभी आगे पीएचडी परस्यू करने का अभी मुझे मन है फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपको सक्सेस मिली? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो आपने कब डिसाइड किया था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? आई थिंक मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब डिसाइड किया था, बिकॉज इट वॉज द सीड दैट माई फादर पुट इट इन माई माइंड। तो वो सबकॉन्शियसली था कि यूपीएससी देना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मुझे नहीं पता था। तो आफ्टर आई वुड से कि इन माई ग्रेजुएशन ओनली देन आई डिसाइडेड कि अच्छा अब देना है सीरियसली। तो तब था कि मुझे पता लगा यूपीएससी के बारे में, व्हाट इज़ यूपीएससी, क्या एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, कितने एग्जाम कितने पेपर्स होते हैं। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो आपने सीरियसली एफर्ट्स डालना भी तभी से ही स्टार्ट कर दिया जी था? जी, ग्रेजुएशन के बाद से ही आई टुक कोचिंग, फाउंडेशन कोर्स लिया था, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई, और फिर तब मैंने सेल्फ स्टडी करी है घर से। तो जो स्टूडेंट्स अभी बिगनर हैं और वो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें? क्या स्ट्रैटेजी बनाएं अपने लिए? जी, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि इस एग्ज़ाम को पहचानिए पहले, पीवाईक्यूज़ देखिए, क्या डिमांड ऑफ द पेपर है, क्योंकि 3 स्टेजेस होते हैं एंड एवरी स्टेज डिमांड्स अ डिफरेंट अप्रोच एंड डिफरेंट माइंडसेट फ्रॉम द एस्पिरेंट्स। तो आई वुड से कि पीवाईक्यूज़ देखिए, सिलेबस देखिए अपना क्या है, और उसके बाद बिल्कुल ना टेलर्ड मेड अप्रोच अपना बनाइए, क्योंकि कोई भी टॉपर कुछ भी बोलता है, इट माइट नॉट सूट यू। तो एक अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाइए एंड स्टिक टू इट। तो पहले अपना बेसिक स्टार्टिंग जो भी सोर्सेज होते हैं वो अपनी कंप्लीट करने चाहिए। उसके बाद देन दे शुड सी पीवाईक्यूज, अगर प्रीलिम स्टेज है तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखो, मेंस के स्टेज है तो मेंस के टाइम पे अपने पीवाईक्यूज देखो और आंसर राइटिंग करो। तो मेरा तो यही है कि राइट गाइडेंस और बिल्कुल टेलर्ड मेड अप्रोच जो होता है विद पीवाईक्यूज वुड बेनिफिट एस्पिरेंट्स। ठीक है। और कोई अगर नॉर्मल कोई कैंडिडेट होगा, तो उसे हम्म। सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए कितना समय लग सकता है?
इफ़ यू आर लकी तो आई थिंक 1 साल में ही हो जाता है, बट जिन लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता तो उनको टाइम लग जाता है। लाइक मी, इट वाज माय 4th अटेम्प्ट, सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। बट मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से ही आपको पता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके लिए वो रिलेटिवली ईजी जर्नी हो जाती है। मतलब लोग ऐसे हैं कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है, तो दे आर पीपल, सो इट्स पॉसिबल आई थिंक। तो एक बहुत कॉमन सवाल जो हर युवा के मन में होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और पढ़ने का एक सही इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? जी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए तो इससे आपको सफलता मिलेगी। सब लोगों का अलग-अलग होता है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कुछ लोग 8 घंटे में ही उतना आउटपुट निकाल लेते हैं, कोई 15 घंटे पढ़ता है तब उतना आउटपुट निकाल लेता है। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हू स्टडीड लेस देन 8 आवर्स एंड दे क्लियर्ड इट। तो आई थिंक क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी, कि आप कितना पढ़ रहे हो। बट इफ़ आई हैव टू गिव अ रफ फिगर कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, तो आई वुड से कि इट इट वेवर्ड अराउंड लाइक 10 to 12 आवर्स। बट इसमें कैवेट है कि बहुत सारे दिन ऐसे भी थे कि मैं शायद 1 घंटा ही पढ़ पाती थी या 2 घंटे ही पढ़ पाती थी, या मेरे सामने किताब खुली होती थी, मैं नहीं पढ़ पाती थी बिल्कुल भी। और फिर ऐसे भी दिन गए कि मैं 2-3 दिन पढ़ ही नहीं पाई हूँ। और फिर ऐसे दिन भी गए हैं कि मेरे 15 घंटे से भी ऊपर हो गया है। इफ़ आई हैड लाइक सम टारगेट इन माई माइंड कि ये करना है, या बिल्कुल प्रीलिम्स या बिल्कुल मेंस के मैं पास ही, तो 15 घंटे भी हुए हैं। बट आई डोंट थिंक इट इज सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, 15 घंटे। बट एटलीस्ट आई वुड से कि 10 आवर्स या 8 to 10 आवर्स वुड सफाइस, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। तो अपने प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? तो आई वुड से कि प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे एक स्टम्बल ब्लॉक था, क्योंकि मेरा 2 बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। ऑल्दो आई वाज नॉट वेरी आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट स्टिल अ फेलियर इज़ अ फेलियर। सेकंड अटेम्प्ट में आई गेव इन द आवर्स, आई गेव इन द हार्ड वर्क, बट स्टिल मेरा क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स भी स्टेज। तो मेरे लिए थर्ड स्टेज में प्रीलिम्स क्लियर करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक मैंने जनवरी से, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वो मई या जून के टाइम पे होता है, तो जनवरी से आई शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स। और उस समय पे मैंने क्या किया कि अपने स्टैटिक सोर्सेज सारे करे। फिर देन आई डिवोटेड मोस्ट ऑफ माई टाइम फॉर PYQs, क्योंकि PYQs की थीम्स रिपीट हो जाती है, पैटर्न्स उनका ना। PYQ नॉट जस्ट सॉल्विंग PYQs, उनका एनालिसिस, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हाउ यू हैव टू पुट इन योर माइंड। तो आई थिंक वो बहुत हेल्प किया। एंड कुछ टेस्ट सीरीज दी गई जस्ट टू बी इन दैट माइंड फ्रेम, सॉल्व वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, MCQ सॉल्विंग वाला जो एक होता है ना दिमाग, तो वो करने के लिए मैंने कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व हुई। तो यही ताकि बेस रिवीजन करते रहो अपने बेसिक सोर्सेज का, PYQs एंड सम टेस्ट सीरीज, एंड यू आर गुड टू गो। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ठीक है, और आपने उनका चुनाव कैसे किया था कि आपको वही चुनना है? आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ऑब्वियस चॉइस थी, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस थ्रू आउट इन माई +2, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिकल साइंस ही था। तो मेरे लिए वो बहुत नेचुरल चॉइस थी, मुझे समझ में आता था सब्जेक्ट, इट्स स्कोरिंग, एंड आई हैव माई बैकग्राउंड इन दैट, सो इसलिए PSIR चूज़ किया। तो PSIR के लिए आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? मैंने किताबें PSIR के लिए पर से नहीं रेफ़र करी थी, क्योंकि बहुत GS भी होता है, बहुत वाइड है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मेरा बैकग्राउंड था, तो मुझे एज सच बुक्स की रेफ़र करने की नीड नहीं पड़ी थी। तो मैंने जो नोट्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, मैंने वो उनको अपना एक बेसिक सोर्स बनाया था। बट देन आई डिड वैल्यू एडिशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, की न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल है तो आई यूज़ टू लिंक स्टैटिक को करंट अफेयर्स से, खुद का कुछ एनालिसिस होता है, कुछ थ्योरीज होती हैं, तो वो मैं अपना कुछ उसमें डालती थी आंसर्स में। तो या ऐसे। तो जनरल स्टडीज़ और ऐसे पेपर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है इन एग्जामिनेशन का, तो आपने उनके लिए अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखी थी? GS के लिए वही है, क्योंकि स्टैटिक सोर्सेज तो सेम ही होते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए वो, तो मेरी स्टैटिक सोर्सेज तो हो ही गई थी प्रीलिम्स के टाइम पे। अब क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग आपको करनी होती है, तो वो पॉइंट्स याद रखना स्पेशली, और उनकी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें, डेटा, वैल्यू एडिशन, और वो सब याद रख के आई थिंक मुझे लगता है कि GS का पेपर टैकल किया जा सकता है। एंड फॉर ऐसे मतलब मैंने इतनी मेहनत नहीं करी थी ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि मतलब मैं लिख लेती हूँ अच्छे ऐसेस, तो मैंने आई थिंक एग्ज़ाम से 1-2 दिन 2-3 सिर्फ ऐसे लिख लिए थे, जस्ट टू सी कि मेरा टाइम फ्रेम में हो रहे हैं ऐसेस। और यह कि जितना भी आप मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखोगे, स्टिकिंग टू द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है।
तो मेन एग्ज़ाम्स में आंसर राइटिंग और स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट होती है। काफ़ी लोग उसमें बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। जी। तो आपने अपनी आंसर राइटिंग स्पीड और आंसर फ्रेम करना, इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा? तो मुझे ये तो पता था कि प्रीलिम्स तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। जी। आपके जो मार्क्स जो बनेंगे वो मेंस से ही बनेंगे। तो मेरा 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, बट ऐसा नहीं कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो फिर मैं सिर्फ अपने प्रीलिम्स पे फोकस करूँ। तो व्हेन आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स फॉर द सेकंड टाइम, देन व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट, तो आई थिंक मैंने जून से लेकर दिसंबर तक सिर्फ आंसर राइटिंग ही करी थी विद माय फ्रेंड। वी यूज्ड टू टेक सम टॉपिक ईच डे एंड हम उसको प्रिपेयर करते थे और रात को आंसर राइटिंग करते थे। और फिर वी यूज्ड टू क्रॉस एग्जामिन ईच अदर्स आंसर कि कैसे और हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट नहीं हुई है। तो वो डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे मीट करते हैं, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आप सीख जाओगे उससे, और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि हम टाइम फ्रेम में करते थे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो 7 मिनट में करना है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका तो फिर आपको 10.5 मिनट्स में करना है। तो यही है कि अगर आप टाइम फ्रेम में एक क्वेश्चन को लिखोगे तो जो पूरा फुल पेपर होता है ना, तो वो आप इजीली टैकल कर सकते हो, बिकॉज व्हाट इज कंप्लीटिंग अ पेपर, इट इज जस्ट माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एवरी क्वेश्चन। तो अगर आप माइक्रो मैनेज करोगे हर क्वेश्चन को तो आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मैंने थर्ड अटेम्प्ट से ही अपना मींस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी दिसंबर तक। जी। और जो भी हमारे दर्शक होंगे जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? जो भी लोग यूपीएससी के लिए आई थिंक तैयारी कर रहे हैं या फॉर एनी एग्जामिनेशन, आई वुड से कि जैसे मैंने पहले कहा कि पेपर आप किस चीज़ के लिए बैठ रहे हो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपीएससी है तो क्या पैटर्न है, कितने पेपर्स हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ आपके दिमाग में होंगी। तो आई थिंक वो तो एक बोलूँगे कि फर्स्ट गेट है एंटर करने के लिए। उसके बाद स्टैटिक, जो भी टॉपर्स बोल रहे हैं, अपनी फिर एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। उसके बाद फिर स्टैटिक सोर्सेज को रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यूज कीजिए। ये मैं तो यही बोलूँगी। एंड हैविंग अ गुड माइंडसेट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज पढ़ना नहीं होता, आपको सस्टेन भी करना होता है उस पढ़ाई को। तो अगर आप जितने अस्तित्व प्रज्ञ रहोगे, मतलब जितने इमोशनली रिजिलियंट रहोगे, आई थिंक वो आपकी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाती है उस चीज़ से। प्राची जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें हमारे साथ शेयर की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके अनुभव और मार्गदर्शन से कई एस्पिरेंट्स की जर्नी में हेल्प होगी। हम आशा करते हैं कि आपकी सफलता और जर्नी के युवाओं के लिए एक रोशनी का काम करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर।